जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूपीपीसीएस हिंदी के चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आपको जो है, अगर ये जो है क्लास 7th हिस्ट्री का यानी जो है एनसीईआरटी है, हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो इसमें जो चैप्टर नंबर हम लोग 4 पढ़ रहे हैं और यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कहाँ शुरू करना है, यहीं से। ठीक है, यानी मनसबदार और जागीरदार ये क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम लोग को देखना है। ठीक है, ये आगे भी आएंगे, आप लोग याद रखेंगे। क्लास 8 में, क्लास 9 में आपको देखने को मिलेगा, क्लास 10 में देखने को मिलेगा। वहाँ पर आपको फुल डिटेल्स एक बार और देखने को मिलेंगे, परंतु आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है जो वहाँ पर छूट जाएगा, वो चीज़ आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका पहले जो आप लोगों ने वीडियो देखा है उसके ठीक बाद आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसका आपको जो प्लेलिस्ट के डायरेक्ट नीचे ही मिल जाएगा। तो मनसबदार और जागीरदार के बारे में देखते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। यानी साम्राज्य में क्या होगा, तो आपको पता है कि मुगल जो अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, अनेक छोटे बड़े राज्यों को जीत कर अपने मिला रहे थे। ठीक है ना। तो उस समय क्या है कि जब इनका साम्राज्य बड़ा हो गया तो ये लोग क्या करने लगे कि जो सामाजिक समूह के जो सदस्य हैं, बहुत सारे जो हैं, उनको नियुक्त करना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार, तुर्की थे। ठीक है, यानी पहले जो सरदार हुआ करते थे, तो सरदार कौन हुआ करते थे, तो तुर्की लोग हुआ करते थे। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों को, अफ़गानों को, राजपूतों को, मराठों को और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। यानी एक तरह से कह सकते हैं ना, जैसे सत्ता चलेगी तो कैसे चलेगी, जब आप वहाँ पर आप जो है संपूर्ण सम्मिलित करते हैं, यानी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, यानी हर समुदाय के लोगों को उठाकर अपने सत्ता में जगह देते हैं। जिसे आरक्षण के नाम से भी जाना जाता है। आरक्षण क्या है, मतलब एक सामंजस्य बनाने के लिए, एक समता बनाने के लिए, जहाँ पर सबको एक जो है समान भूमिका प्राप्त हो जाए और सब अपना एक जीवन स्तर, मतलब एक समान रूप से अपना जी सकें। ठीक है, तो यानी मुगलों ने भी क्या किया कि पहले तो ये लोग सिर्फ तुर्कियों को रखते थे अपने राज्य में। जो बड़े बड़े पोस्ट किसको किसको देते थे, तो तुर्की को। लेकिन बाद में क्या होने लगा कि इन्होंने और जितने सारे जो छोटे छोटे जो समूह हैं और जितनी सारी जो विविधताएं थी उनको एक करने के लिए सबकी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की है। यानी आपको जो है एक तरह से भागीदारी आपको देखने को मिलता है कि सबको जो है मिलाकर सरकार चलाना है। ठीक है ना। इस तरह आप ज़्यादा समय तक सरकार चला सकते हैं, विद्रोह कम होंगे। ठीक है, तो भारतीय मुसलमानों को, अफगानों को, राजपूतों को, ऐसे सबको क्या किया इन्होंने, सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते हैं। अब समझिए मनसबदार क्या होता है। तो मुगलों की जो सेवा में जो आने वाले नौकरशाह, नौकरशाह जैसे कि नौकरशाह मतलब आप जो सिविल की तैयारी करते हैं, आपको जो बड़े बड़े अधिकारी बनाए जाएंगे, तो ये सब क्या है, बहुत उच्च क्लास के नौकरशाह हैं। यानी एक आईएएस अधिकारी क्या है, तो एक आईएएस अधिकारी को आप समझ सकते हैं, एक जो है उच्च लेवल का एक आपको नौकरशाह है माना जाता है। ठीक है, तो उसी तरह जो है उस समय जो मुगलों के जो नौकरशाह होते थे उनको क्या कहते थे, मनसबदार कहते थे। आप इस तरह से क्या मान सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मान सकते हैं इसको। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है ना, तो आप इसे मान सकते हैं। तो मुगलों के डीएम कौन होते थे, तो मनसबदार कहलाते थे। समझ रहे हैं। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन की का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी, उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों के वेतन देने के लिए धन मिलता था। इन्हें आप एक तरह से आप कह सकते हैं ना, एक तरह से जो प्रॉपर जो व्यवस्था है वो चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलती है। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। ठीक है, यानी मनसबदार को जो है वेतन कहाँ से मिलेगा, तो जो राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि है उसके रूप में मिलेगा, जिन्हें जागीर कहते थे, और ये तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब समझिए, जो इन लोगों को जो भूमि दी जाती थी, जहाँ से इन लोगों को मनसब यानी राजस्व वसूलना होता था, तो मान लीजिए एक जो है मनसबदार है, जैसे मान लीजिए कोई
अनिल नाम का मनसबदार है, कोई जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उस समय का, तो क्या करता है वो कहीं उसकी ड्यूटी कहीं और होगी, ठीक है, लेकिन जहाँ पर उसको जो भूमि दी गई होगी, जहाँ से उसके जो क्षेत्र होगा, जहाँ से उसको राजस्व वसूलना होगा, उस वहाँ राजस्व कौन वसूलेगा? तो मनसबदार का जो नौकर होगा वो राजस्व वसूलेगा और उसको देगा, ठीक है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल सी गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम होने लगा, ठीक है। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई। अब देखिए क्या होता है कि मनसबदारों की जो है वृद्धि बढ़ गई और राजस्व यानी पैसा क्या होने लगा, धीरे धीरे कम मिलने लगा। एक तरफ आप देख सकते हैं ना, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बढ़ रहे हैं, उनकी सैलरी कम हो रही है, ठीक है, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। अब क्या हो गया, आपको सैलरी मिलने में समस्याएं होंगी, देरी होगी। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण रख पाया। इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। समझ रहे हैं? यानी किसी क्षेत्र से अगर राजस्व वसूलने के लिए अगर दिया गया होगा, तो वहाँ से जो अगर राजस्व उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम होगा किसको? किसानों को और उन मनसबदारों को जिनको सैलरी नहीं मिल रही है। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अब मुगलों का आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? तो जो किसान हुआ करते थे, यानी किसानों से जो उपज मिल रही है वही होती थी। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखियाओं या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। सबके लिए क्या यूज़ करते थे? जमींदार का। अकबर के जो राजस्व मंत्री जो टोडरमल हैं, इन्होंने 10 साल यानी 1570 और 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर, यानी जो जो मतलब जो टोडरमल थे ना, यहाँ के जो राजस्व मंत्री हुआ करते थे, आप यहाँ से जाम याद रखिएगा कि अकबर के समय में टोडरमल किस पोस्ट पर थे? तो राजस्व मंत्री पर। एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि टोडरमल को जो है मुगल काल में कौन सा पद प्राप्त था? तो आप याद रखेंगे कि राजस्व मंत्री का पद इनको जो है प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये जो आंकड़ा जो जैसे कि 1570 से 1580 तक इन्होंने क्या किया कि जो कृषि का जो है पैदावार हो रहा है, तो उन पैदावार पर इन्होंने क्या किया, तो इन आंकड़ों के जो अनुसार क्या हुआ, इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। यानी सिंपल भाषा आप समझ लीजिए कि जो किसानों पर एक टैक्स लागू करना है, तो आप टैक्स लागू कैसे करेंगे? तो आपके पास जो एक कंप्लीट सर्वेक्षण होगा, उसकी जो है आप लोग लिखा पढ़ी करेंगे, देखेंगे उसको, एक और मान लगाएंगे तभी तो हो पाएगा। तो उसी समय जो टोडरमल थे, जो राजस्व मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया कि 1570 से 1580 के बीच, यानी जो 10 साल का जो समय है, इन 10 साल के टाइम में इन्होंने क्या किया कि इनका जो है कृषि के जो पैदावार है, जो कीमत है, जो कृषि भूमि की जो है, पूरा क्या किया इन्होंने? सर्वेक्षण किया, तो जांच पड़ताल किया और उसके आधार पर इन्होंने क्या किया? किसानों पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया, ठीक है। टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर। प्रत्येक सूबे, यानी सूबे को प्रांत कहते थे, प्रत्येक जो है सूबे को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया है, ठीक है। और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। इन दो ऐसे राज्य थे जहाँ पर जो इसका जो है लेखा जोखा जो है संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। जो निरीक्षण है वहाँ पर नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को स्थानीय चुनौती दी। यानी जब किसानों को जब प्रॉब्लम हुई, किसानों ने क्या किया? खुलकर चुनौती को स्वीकार किया और किसानों ने क्या किया? विद्रोह किया। आपको जो किसान विद्रोह भी देखने को मिलेंगे, तो बहुत सारे किसान विद्रोह हम लोग को एनसीईआरटी में ही देखने को मिलते हैं। आप इसके बाद जो क्लास आपको देखने को मिलेगा ना, अभी जो बेसिक क्लास है, तो 6 में आपको जो बेसिक क्लास में क्या मिलता है? नॉर्मल आपको जानकारी मिलेगी किसकी? एंशिएंट हिस्ट्री की। 7 क्लास में आप जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री का मिलेगा। 8 क्लास में जाएंगे तो 8 में आपको क्या मिलेगा?
मॉडर्न की जो है थोड़ी बहुत झलक मिलेगी। फिर आप 9th में जाएंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री मिलेगा। लेकिन अगर आप फिर 10th में जाते हैं तो आपको जो है डिटेल्ड में, यानी आपको जो है 10th में एक कंप्लीट नॉलेज अपने आप में देखने को मिलती है। बाकी आपको जो एंशिएंट क्लास की जो है वीडियो देखनी है एग्जाम के लिए एकदम पॉइंट वाइज, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एनसीईआरटी छोड़नी नहीं है, तो एनसीईआरटी आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि एक एनसीईआरटी कंप्लीट करने में मुश्किल से आपको 10 दिन जो है, 1-1 घंटा देते हैं तो समय लगेगा। अगर आप 5-5 घंटा देते हैं तो 2 दिन में क्लास जो है रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको जो है जो क्वेश्चन जो छूट रहे होंगे, जो डाउट हो रहा होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को स्थायित्व की चुनौती दी है, ठीक है। यानी जब किसान विद्रोह करने लगे तो मुगलों के जो है स्थायित्व पर और उनके रहने पर क्या होने लगा, एक तरह से सवाल उठने लगा कि क्या मुगल अब निश्चित समय तक क्या आप अपना साम्राज्य चला सकते हैं। तो ये बातें हैं, ठीक है। अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने, ठीक है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आयन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आयन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है, ठीक है। विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकी विवरण है। यानी अपने आप में जो है कंप्लीट विवरण आपको कहाँ मिलेगा, तो अकबरनामा में मिलेगा। इसे किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ठीक है। यानी ये जो बैठे हैं कौन है, तो ये जो है अकबर है और ये जो है अबुल फजल है, जो इनको अकबरनामा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ दिया है कि जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव, ठीक है। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। तो किसको नूरजहां का खिताब किसे मिला है, तो मेहरुनिसा को जो है मिला है। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही है, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब जो है उत्कीर्ण किए थे, और दूसरी ओर जो है वह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ बाईं ओर दिया गया दस्तावेज जो है नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश, ठीक है ना। ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। जो है चौकर मोहर बताती है उदात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाही जहांगीर के प्रताप से, ठीक है, महारानी चंद्रमा जैसे वैभवशाली बन गई। या जो है हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो ये चीज़ें कुछ लिखी गई हैं, ठीक है, जहांगीर के समय में। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं आपके नोट के माध्यम से। अब जो है सम्राट जो अशोक है ना, ठीक है, तो उसकी जो है एक नीति थी सुलह कुल की नीति। अब सुलह कुल की नीति क्या है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। अकबर के सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। इसका वर्णन किसने किया है, तो जहांगीर ने। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए एक ही जगह है। यानी कहीं ना कहीं सुलह कुल किस पर आधारित है, तो धार्मिक स्वतंत्रता पर आधारित है। यानी जहाँ पर सर्वधर्म समभाव की बात होती है, जहाँ पर सभी धर्म समान होते हैं, तो उस चीज़ की बात कहाँ पर देखने को मिलती है, तो सुलह कुल की नीति मिलती है, जिसे लागू किसने किया, अकबर ने। इसलिए उसकी विशाल साम्राज्य में जिसके चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहीं जहाँ जो है सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वरिक शांत सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। यानी कहीं ना कहीं जो है सुलह कुल की नीति किसे जो है किस पर डिपेंड है, तो आप कह सकते हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता है, जहाँ पर सभी धर्म समान है। आप मतलब एक तरह से बिल्कुल जो प्रेम भाव की जो भावना है,
आपने इसके पहले देखा कि जो शिया और सुन्नी में कितने सारे मतभेद रहे हैं, कितने सारे लड़ाई झगड़े हुए हैं। आज भी कई सारे देशों में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ देश जो है शिया को मानता है और कुछ देश सुन्नी को। तो शिया सुन्नी कौन है? तो जो इस्लाम धर्म के जो है दो भाग हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ रही हैं, लेकिन अकबर के समय बताता है कि सुलह कुल की नीति में ये सब बातें शामिल थी, जहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती थी, जहाँ दो धर्म के लोग एक ही जगह पर अपना पूजा स्थल जो है कर सकते थे, पूजा कर सकते थे, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं थी धर्म को लेकर, ठीक है। यानी धार्मिक कट्टरतावाद आपको देखने को नहीं मिलता है, तो धार्मिक सहिष्णुतावाद आपको देखने को मिलता है। ये चीज़ें रही हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य के प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। यानी मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक आधार है और जो सैनिक कुशलता है, उसके फलस्वरूप भी क्या हुआ, तो आर्थिक और जो वाणिज्यिक जो समृद्धि हुई है तो मिली है। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। परंतु यहाँ यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। यानी आपको पता है, देखिए ना, कुछ लोग मतलब किससे कहानी में क्या देखने को मिलता है कि मुगलों के समय जो है एक उन्नत जो है आर्थिक व्यवस्थाएं थी, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लेखक हुए जिन्होंने लिखा कि यहाँ पर कंप्लीट दरिद्रता भी देखने को मिलती है। आपको पता है कि जहाँ पर इकोनॉमिक्स हाई होती है वहाँ पर सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जितने ज़्यादा कोई देश अगर बहुत ज़्यादा पैसा वाला है तो वहाँ पर आपको आर्थिक असमानताएँ भी देखने को मिलेंगी। तो वही चीज़ हम लोग को जो है मुगलों में भी देखने को मिलता है। तो जो सामाजिक असमानता है वो वहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए, सामाजिक असमानता मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको जो है जीएस फर्स्ट में आप जाएंगे तो एक इंडियन सोसाइटी नाम का एक एग्जाम होता है, पेपर होती है। और आप अगर उस पेपर को उठाकर देखेंगे तो सामाजिक असमानता के बारे में तमाम सारी चीज़ें दी गई हैं। तो कहीं ना कि आपको बताया कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हिस्ट्री से ही क्या है, तो सामाजिक जो है, सामाजिक भी निकला हुआ है। यानी जो समाज, जो इंडियन सोसाइटी है, जो भारतीय समाज है, तो वो चीज़ भी आपको वहाँ से देखने को मिलती है। तो वो चीज़ें हैं, तो आप यहाँ से जो है पढ़ेंगे तो आपको जो बेसिक फाउंडेशन क्लियर होगा, प्लीज़ उसको पढ़ें, क्योंकि ठीक है। शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे, ठीक है। यानी जो जैसे कि जिनको जो उच्चतम जो पद जो वाले जो मनसबदार थे, तो वो 8,000 मनसबदारों में कितने थे, तो 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके समारोह के वेतन के रूप में दिया जाता था, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, तो जो सामाजिक असमानता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, जैसे कि जो हमारे आज भी अधिकारी लोग हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, काफ़ी ज़्यादा लूट खसोट के चक्कर में और लाल फीताशाही देखने को मिलता है, और एक तरह से पूर्ण भ्रष्टाचार जो देखने को मिलता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो क्या है कि अब एक हाल ही में रिपोर्ट आया था, क्या रिपोर्ट में था कि भारत के लगभग 1% या 2-3% के, आप देख लीजिएगा, मैं बता दूं कि अनुमानन जो है लगभग 2% जो है भारत के जो व्यक्ति हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं, उनके अंडर जो है पूरे भारत के जीडीपी का जो पैसा है वो लगभग लगभग 80% है, और बाकी सब 80-82 लोगों के पास जो है, मतलब देश का मात्र 16% पैसा है, समझ रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि जो मनसबदार की संख्या कितनी थी, तो मनसबदारों की संख्या कितनी थी, 5.6%। यानी मुगलों के जो है 5.6% जो जो जनता थी, वो कौन सी जनता थी, मनसबदार वाली थी। यानी इतने लोगों के पास जो है पूरे साम्राज्य का 61.5% राजस्व था, आप समझ सकते हैं। यानी 100, मतलब 100 व्यक्ति हैं, अब मनसबदार भी तो कोई व्यक्ति होगा, आप समझिए। तो यहाँ के मतलब एक तरह से ये लोग उच्च कुल हो गए ना यहाँ से, यानी असमान जो है असमानता यहाँ पर आपको साफ पे आप देखने को मिलती है। मान लीजिए 100 व्यक्ति हैं मुगल साम्राज्य में, हम लोग मान लेते हैं कि 100 व्यक्ति रह रहे हैं। 100 व्यक्ति में से जो 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, जो मुगल साम्राज्य की जो टोटल इनकम मान लेते हैं हम लोग 100 रुपये है, तो 5 व्यक्ति के पास कितना पैसा है, तो वहाँ का 61 रुपया इन लोगों के पास है। और बाकी जो 39% जो बचते हैं, 39 जो रुपया बचता है, किस में बचता है, तो 95% लोगों के पास, यानी 95 लोगों के पास कितना रुपये है, तो 39 रुपये है, इन सबके मिलाकर। लेकिन जो है 5% लोगों के पास कितना पैसा था, 61.5%, ठीक है।
उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुएं और फसलों की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्गों के हाथ में बहुत धन और संसाधन थे, जिसके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। यानी मुगलों के समय जो कुलीन वर्ग हैं, यानी जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, ठीक है ना, तो उनके पास जो है बहुत सारा धन था, संसाधन था, तो शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली के केंद्र बन गए। यानी इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किया और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट के स्वामी को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांतों अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। मैं संक्षिप्त में बता दूं कि ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर जो 7 है, इसको हम लोग संक्षिप्त मतलब एक टोटल समरी में समझते हैं। इस चैप्टर में आपको पहले बात क्या पढ़ने को मिलेगा, तो जो है मुगलों की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक जो ढांचा है, वो चीज़ हम लोग को देखने को मिलेगी। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि मुगल जो है 2 शासकों से रिलेट करते थे और उनकी माता कौन थी, तो माता जो है मंगोल से बिलोंग करती थी और उनके पिता तैमूर से, ठीक है, तैमूर वंश के वंशज थे। तो ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहते थे कि हम लोग जो है तैमूर के ही वंशज हैं, मंगोलों को थोड़ा नाम नहीं लेते थे, क्योंकि आपको पता है कि मंगोल जो है मतलब एक नरसंहार किया करता था, जिसका नाम है चंगेज़ खान, हमको पता है, बहुत डेंजर शासक हुआ करता था। तो इस वजह से जो है ये लोग मंगोल के शासक होना पसंद नहीं करते थे। आप भी अपने उस व्यक्ति से जो है नाम रिलेट नहीं कर सकते हैं, जो व्यक्ति बुरा हो, चोर हो, लुटेरा हो, डाकू हो, तो उससे नहीं रिलेट करेंगे ना। जो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति हो, उससे अपना रिलेट करेंगे। उस तरह मुगल भी करते थे। पर मुगलों में आपको पता है कि बाबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बाबर जो है फरगना का जो है राजा बनता है, ठीक है। तो वहाँ राजा बनने के बाद वो फिर वहाँ से उसको उत्तराधिकार छीन लिया जाता है। इन्हीं मुगलों का जो है एक उज़्बेक हुआ करते थे, उज़्बेकों के द्वारा छीन लिया जाता है। फिर जो है बाबर भटकता है, भटकता हुआ फिर भारत की ओर आता है और उसी के बीच क्या करता है कि जो है काबुल पर राज्य करता है। और काबुल के राज्य करने के बाद फिर जब वो भारत पर आक्रमण करता है, तो उसका जो प्रथम लड़ाई होता है वो पानीपत में होता है। और पानीपत में किससे, तो पानीपत में लड़ाई होता है इब्राहिम लोदी से 1526 में, ठीक है। तो ये लड़ाई में क्या करता है, बाबर जीतता है और मुगलों का जो है स्थापना करता है। एक तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है उसी समय। तो उस समय जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे कार्य होते हैं। आपको पता है कि ये लोग जो है अन्य जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे उनको जीतते थे, ठीक है, उनको अधीन बनाते थे। और जो अधीनता इनको स्वीकार नहीं करना चाहता है, अधीनता मतलब क्या, अधीनता मतलब कि जैसे मान लीजिए मुगल साम्राज्य है, अब वाराणसी के राजा हैं, उसके अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अधीनता स्वीकार करने का मतलब इसकी बात नहीं सुन रहे हैं, और ये जो चाहता है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, उस पर जीतेंगे, जीत हासिल करेंगे। जब ये हार जाएगा, इसके पूरे टैक्स को कंट्रोल करेंगे और उसके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेंगे। कहाँ से, तो दिल्ली से बैठ के, ठीक है ना। तो वो चीज़ रही है। फिर इसके बाद से धीरे धीरे क्या करता है कि मुगल जो है शादी विवाह के माध्यम से बहुत सारे जो अन्य जो राजपूतों की जो राजकुमारियाँ होती थी उनसे विवाह करते हैं। और विवाह करने के बाद क्या करते हैं, अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और विस्तार करते करते क्या करते हैं, एक तरह से संपूर्ण भारत में अपना राज्य स्थापित करते हैं। फिर अकबर के जो अकबरनामा देखा, फिर नूरजहाँ की जो हम लोगों ने कुछ बातें देखी। तो इसके बाद से आपको पता है कि ये लोग जो है मनसबदार और जागीरदार की जो बातें हम लोगों ने पढ़ा है, तो मनसबदार में ये लोग पहले जो है तुर्क लोग को रखते थे, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, भारतीय मुसलमानों को और राजपूतों को और जो मराठा के लोग जो हमारे जो थे, तो उनको भी क्या करते हैं ये लोग अपने तरफ सत्ता में शामिल करते हैं, यानी बड़े बड़े पोस्ट देते हैं, मनसब बनाते हैं, ठीक है। और ये जो मनसबदार बनाते हैं, और मनसबदारों को राजस्व कहाँ से मिलता है, तो भूमि से, ठीक है। तो भूमि का जो राजस्व होता है जो क्षेत्र का, वो राजस्व से इनको मनसबदारों को पैसा दिया जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको पता है कि हम लोग असमानता के बारे में देखते हैं। और ये समानताएं क्या देखने को मिलती हैं कि मनसबदारों के मान लो मात्र जो है मनसबदार कितने हैं, तो 5% मनसबदार है और उनके पास जो है पूरे देश का 61% धन उनके पास है, ठीक है। यानी कैसे घोर जो है असामाजिक जो है मतलब सामाजिक असमानता देखने को मिलती है।
और इसमें फिर जो नीचे जो डाउन क्लास के लोग हैं वो ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और नहीं उठ पाएंगे ना, जाहिर सी बात है, किसी के पास पैसा ही नहीं है, फिर कहाँ से उठेंगे। तो इस चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। फिर धीरे धीरे आपको पता है कि जो ये मनसब लोग हैं और ये जो कुलीन वर्ग हैं, ये धीरे धीरे अपने को विकास करके अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली बना लेते हैं। और कुछ ज़्यादा शक्तिशाली बना लेने के बाद जब 18वीं शताब्दी आती है, तो आपको पता है कि जो मुगल जो, हाँ, मतलब उसमें जो भारत के जो सम्राट थे, क्या नाम था उनका, ठीक है, तो वो जो भारत के सम्राट थे, तो जो अंतिम मुगल शासक रहे हैं, जो बहादुर शाह जफर जो इनका नाम रहा है, ठीक है, तो जो अंतिम जो बादशाह रहे हैं भारत के, तो वो सिर्फ एक नाम मात्र के जो है राजा बनते हैं, सम्राट बनते हैं। आपको पता है कि जब 1857 में जो क्रांति होती है, जो भारत की जो आज़ादी की जो क्रांति होती है, लड़ाई लड़ी जाती है, तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं और उन राजाओं को क्या करते हैं, फिर गद्दी पर बैठाते हैं। आपको पता है वो कहानी आप लोगों ने देखा है, नहीं तो इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें हैं कि जो ये मनसब लोग हैं और जो कुलीन वर्ग हैं, जहाँ जहाँ पर अपने स्थानीय, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का भारत देश है, तो यहाँ पर मुगल लोग हैं और पूरे देश है, और ये जो छोटी छोटी रियासतें हैं, जगह हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है सब पर नियंत्रण किया हुआ है, जब तक इसके पास शक्ति है, जब तक पैसा है। परंतु जब ये कमज़ोर होता है और ये लोग धीरे धीरे इनके पास पैसा बढ़ता है, तो इसकी अधीनता को अस्वीकार कर देंगे और अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेंगे और खुद इसका विरोध कर लेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ ज़्यादा ही हाई क्लास के, और पता है कि यहाँ पर एक योग्य उत्तराधिकार भी नहीं है। तो ये चीज़ें रही हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने इसके बारे में समझा कि तो फिर असामाजिक असमानता जो है, सामाजिक असमानता भी हम लोगों ने देखा इसी चैप्टर में मुगलों की। तो ये चीज़ रही है। बाकी आपको जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इसे देखकर अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है यूपीपीसीएस में यहाँ के जो भी वनडे एग्जाम होता है, आपका प्री और मेंस दोनों जो है यहाँ पर एक रिवाइज हो पाएगा। तो आप देख सकते हैं क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 जो है पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, आपको कमेंट का जो है जवाब तुरंत दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।